अब तक हम लोग पढ़े हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़े हैं। उसी में आपका ये बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ जानकारियां हैं जिन्हें पढ़ना जरूरी है। इन्हीं से लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लाइन बड़ी हिट करती है और इसको एक एक शब्द एक एक लाइन जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। और बक्सर के युद्ध के बारे में देखते हैं कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ, कब हुआ, कहाँ पे हुआ और इसका एक फैसला जो है वो क्या आया, उससे लाभ हानि क्या हुआ, ठीक है, कौन जीता कौन हारा इस युद्ध में। तो आइए बक्सर के बारे में हम जानते हैं। आइए देखते हैं। बक्सर हमारा 1764 में लड़ा गया ये युद्ध अंग्रेजों और अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय। देखिए आइए पढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया उसमें मेजर हेक्टर मुनरो पूरा कमान संभाला था, ठीक है, उस पर कमांड उसी का था। तो आइए देखते हैं आगे की लाइन। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पे प्लासी 1757 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। सन याद रखिएगा आप लोग, मुहर लगा दी। कहने का मतलब इन लाइन का है कि बक्सर का जो युद्ध 1764 का वो हेक्टर मुनरो उसका मालिक था, वो कमांड पूरा हेक्टर मुनरो के हाथ में था। और ये जो बक्सर का युद्ध था प्लासी के युद्ध के निर्णयों पर मुहर लगा दिया, ठीक है, प्लासी का जो युद्ध निर्णायक हो गया। फिर बक्सर के युद्ध के बाद देखिए भारत में, आगे की लाइन देखते हैं, भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। बक्सर का युद्ध जब लड़ा गया 1764 में, जीता गया अंग्रेजों द्वारा, उसके बाद भारत में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। और वहीं से अंग्रेजों का वर्चस्व और ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, शक्तिशाली हो गया, उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं था तब। आगे की लाइन देखते हैं। इलाहाबाद तक का प्रदेश जो हमारा प्रयागराज हो गया है, अब इलाहाबाद का जो क्षेत्र है जो उसे अब प्रयागराज कहते हैं, तो प्रयागराज इलाहाबाद का जो क्षेत्र था तक का जो क्षेत्र था प्रदेश का अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, ठीक है। पूरा 1764 की संधि, जो 1764 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इलाहाबाद की संधि भी इसी में आएगी। आइए देखते हैं। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया, ठीक है, अंग्रेजों के लिए दिल्ली विजय का मार्ग, दिल्ली पे कब्जा करना या जीतना उनका जो था वो आसान हो गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ, ठीक है। देखिए एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मज़ेदार लाइन है। आप लोग इस चीज़ को बड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इन्हीं सब लाइनों में से आपका एक एक क्वेश्चंस बना हुआ है, पूछा गया हुआ है। हम सेशन में मिलेंगे, जो प्रैक्टिस सेशन हमारा चलता है PYQ का, उसमें आपको हम एक एक चीज़ें दिखाएंगे कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस उठा हुआ है। अगली लाइन हम देखते हैं। बक्सर का जो युद्ध था वो निर्णायक हो गया, ठीक है। राजा टिकैत राय, ठीक है, नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री, जो फाइनेंस मंत्री होते हैं, उनके बारे में यहाँ लिखा गया है कि राजा टिकैत जो थे, राजा टिकैत राय, वो नवाब आसफुद्दौला के दीवान या मंत्री थे, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई। कहने का मतलब जो अवध का जो नवाब था वो मुस्लिम था, ऑब्वियस सी बात है, उसका नाम आपको दिया गया है यहाँ पे। अवध के नवाबों के राज्य में, मतलब अवध का जो नवाब था मुस्लिम थे, उनके राज्य में हिंदू जो धर्म के थे, हिंदू को भी ऊंचे पदवी पे, ऊंचे अधिकारी के पद पे भी नियुक्त किया जाता था। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं, आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय, ठीक है, राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री ये रहे हैं, व सेना नायक राजा नवल राय आदि, इनका परिचय दिया हुआ है। आइए मैं एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर करती हूँ। अवध के नवाबों के राज्य में भी, ठीक है,
हिंदू अधिकारियों की भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई थी। जो मुस्लिम नहीं थे, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, हिंदू जो अधिकारी बने, उनके लिए भी नियुक्ति यहाँ पे की गई थी। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि किन की नियुक्तियाँ हुई थी और उनका पहचान किस राजा से था, उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि उदाहरण स्वरूप आसफुद्दौला के जो दीवान थे, ठीक है, जो दीवान थे, दीवान इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं अर्थ मंत्री जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में अर्थ मंत्री होते हैं, उनके बारे में कहा गया है कि आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय की भी नियुक्ति ऊंचे पद पे, अधिकारी पद पे किया गया था। कब? अवध के नवाब जो थे उनके समय में, ठीक है। वह राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री, जो राजा झाऊलाल थे और सफदर नवाब जंग के प्रधानमंत्री थे झाऊलाल, इनकी भी नियुक्ति हुई थी। सेना नायक राजा नवल राय आदि भी। ये लाइन हम क्लियर कर दे रहे हैं फिर से। सफदरजंग जो था, सफदरजंग भी अवध का नवाब था दूसरा, ठीक है। उसका सेना नायक राजा नवल राय की भी नियुक्ति, अवध के नवाब जो मुस्लिमों के धर्म से बिलोंग करते थे, जितने भी नवाब थे, उनके शासनकाल में हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले लोगों की भी नियुक्ति बड़े अधिकारियों के पद पे की जाती थी। इसका मतलब कि भेदभाव नहीं था, जिनकी जैसी क्वालिटी थी उस हिसाब से उनको पद मिलता था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें अवध के नवाबों के राज्य में भी हिंदुओं का भी अधिकारी पोस्ट पे नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। और प्रथम जो नवाब था सादत खां था, ठीक है। प्रथम नवाब जो था अवध का सादत खां था और दूसरा जो है सफदर खां था। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अवध के जो नवाबों की लिस्ट होती है उसका मैं एक जगह PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। 1764 के समय में सुजाउद्दौला भी था, ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय। और आइए आगे की लाइन देखते हैं हम लोग, आगे क्या क्या दिया गया है। तो आगे है फ्रांसीसी सेनापति, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली, ये महापुरुष जो थे वो पुरुष वर्ग के रहने वाले थे। नाम थोड़ा सा है जरूर, आप लोग जेंडर को लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये लाली जो हैं ये मैन थे, ठीक है, मेल थे। तो काउंट लाली जो थे वो फ्रांसीसी सेनापति थे जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ अंग्रेजों से, ठीक है। वांडीवास का जो युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध जो हुआ, तो अब ये बात उठती है कि वांडीवास कहाँ पे है। वांडीवास हमारा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के है। पहले ये अर्काट का क्षेत्र हुआ करता था, पहले समय में वांडीवास जो है तमिलनाडु में पड़ता था, लेकिन ये अर्काट का क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आइए देखते हैं कि आगे क्या है। वांडीवास सन पूछा जाता है इसमें बार बार। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। कब हुआ? फ्रांसीसी सेनापति काउंट लाली जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, ठीक है। आगे की लाइन देखते हैं और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। खुर्दा, खुर्दा एक स्थान है और खुर्दा आपका पड़ता है, खोरधा इसका नाम है, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है, ठीक है। खुर्दा जो है इसको खोरधा कहते हैं, खोरधा, और ये आपका पड़ता है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से 25 से 30 किलोमीटर या मान के चले कि 30 से 35 किलोमीटर दूर क्षेत्र पड़ता है दक्षिण पश्चिम में। ये खुर्दा जो है ये आपका भुवनेश्वर में है, मैं लिख दूँ भुवनेश्वर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है। आइए आगे देखते हैं। खुर्दा का युद्ध जो हुआ 1795, क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है कि खुर्दा का युद्ध कब हुआ, तो 1795 में हुआ। ये जो भुवनेश्वर में पड़ता है, निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, ठीक है। खुर्दा कहने का मतलब खुर्दा का युद्ध 1795 निजाम के विरुद्ध लड़ा गया था, मराठों द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। निजाम और मराठा आपस में लड़े थे। खुर्दा का जो युद्ध हुआ जो कि भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर से ये 35 से 40 या 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे होगा दक्षिण पश्चिम में भुवनेश्वर के, ठीक है, जिसमें निजाम की हार हुई थी। इस युद्ध में
खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की और मराठों की लड़ाई हुई जिसमें निजाम हार गए। ठीक है, आगे आइए लाइन देखते हैं, क्लियर हो जाएगी। रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर ने, जो गुलाम कादिर थे, रोहिल्ला सरदार थे, इनका नाम था गुलाम कादिर, ने जुलाई 1788 में, ठीक है, 1788 में दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है, कहाँ पर 1788 की बात आएगी तो दिल्ली पर कब्जा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली पर कब्जा रोहिल्ला सरदार, यही बहुत ज़्यादा हेडलाइन है इनकी। रोहिल्ला सरदार के नाम से गुलाम कादिर प्रसिद्ध थे। 1788 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया और अगस्त 1788 में, ये जुलाई है, ये अगस्त है, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सेकेंड मंथ में तुरंत उसके बाद, जुलाई के तुरंत बाद अगस्त में 1788 को शाह आलम द्वितीय को अपदस्थ करके, मतलब उनको बुरी तरह से हरा करके उनको अंधा कर दिया। कौन कर दिया? रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर जो था 1788 में जुलाई में दिल्ली पर कब्जा किया और अगस्त 1788 को शाह आलम द्वितीय को, जो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में, उनको अपदस्थ करके, मतलब एकदम बुरी तरह से परास्त करने के बाद उनको अंधा कर दिया। देखिए बर्बरता देखिए कितनी थी। अब अगली लाइन देखते हैं। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में, शाह आलम द्वितीय का समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का समय जो है, समयावधि 1803 है, इनके समय में दिल्ली पर अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूँ कह लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, दूसरी लाइन में पढ़ रहे हैं फिर से, शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। ठीक है, आई थिंक इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं क्या, अकबर द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 ईस्वी से लेके 1837 तक, सोचिए कितना लंबा पीरियड ऑफ टाइम है इसका। 1806 से 1837 का समय देखिए। और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, देखिए कितना लंबा टाइम ऑफ पीरियड है उनका। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रहे। इन लोगों की हालत जो थी, दशा जो थी, मैं बता रही हूँ, ये लाइन क्या कह रहा है उसका मैं बता रही अपने हिसाब से, कि शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी जो थे अकबर द्वितीय थे। ठीक है, अकबर द्वितीय शाह आलम द्वितीय का उत्तराधिकारी था, जो कि जिसका समय अवधि है 1806 से 1837, हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, 1806 से 37। और बहादुर शाह द्वितीय जो थे 1837 से 57 तक का। ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पेंशन भोगी का मतलब है कि इनको पेंशन देती थी। उस हालांकि राज्य इनका क्षेत्र जरूर था, लेकिन ये लोग उतना प्रभावशाली शक्तिशाली नहीं रहे, अंग्रेजों के आगे नतमस्तक हो गए। इन्हीं के शासन सत्ते में रह के इन्हीं को वो पेंशन दे के, एक तरह से कह सकते हैं कि पेमेंट देना, उसी पे अपना जीवन यापन ये लोग करते थे। ठीक है, कहने को था कि ये लोग नवाब थे, लेकिन ये लोग कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनियों के पेंशन भोगी, कंपनी का जो एक फिक्स कर दिया जाता था कि इतना पेंशन हम आपको हर महीने हर साल दिया करेंगे, उतने में ही आपको अपना गुजारा करना है। और कोई भी अधिकार उनके, कोई भी क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं रहता था। जो वहाँ के, इनके जैसे जो वहाँ के बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय शासक रहे हैं, उन पे पूरा पूरा कमांड अंग्रेजों का था। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर ही रह गए बेचारे, एक तरह से यूँ कह लीजिए कि कठपुतली बन के रह गए। ठीक है, आगे की लाइन देखते हैं। के.एम. पनिक्कर ने कहा है, के.एम. पनिक्कर अपनी भाषा में कहे हैं या फिर अपने शब्दों में कहे हैं कि 1757 से 1773 ईस्वी, ये देखिए प्लासी का युद्ध का बात कर रहा है, समय काल जो है प्लासी का 1757 है। 1757 से 1773 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य, ठीक है, रोबर स्टेट जो कहते हैं, डाकुओं का राज स्थापित कर दिया।
कहने का मतलब मेरा ये है कि ये लाइन जो कह रही है, के.एम. पनिक्कर ने अपने शब्दों में इसे कथित किया है, वर्णित किया है कि 1757 से 1773 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य या रोबर स्टेट स्थापित कर दिया था। छिनैती करना, चोरी करना, डकैती कर लेना, जबरदस्ती चीज़ों को हथियार लेना, ठीक है, जोर ज़बरदस्ती करना, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डाकुओं का राज्य बना दी थी बंगाल को, ठीक है। जो बंगाल का क्षेत्र था उस पे पूरा मनमानी, यूँ कह लीजिए अपनी भाषा में कि पूरा मनमानी अंग्रेज़ों की चलती थी। वहाँ के जो नवाब थे, जो शासक रहे हैं, उनके समय में ये समय अवधि आपको दिया गया है 1837 से 57, और 1806 से 1837 के जो शासक रहे हैं शाह आलम द्वितीय आपके, और उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय का समय जो था, ये लोग बस पेंशन मात्र, जो उनका जो भी खर्च होता था, खान पीन रहन जो भी है, उसका खर्च बस कंपनी उतना ही देती थी जितना कि वो लोग अपना गुजारा कर सके। एक तरह से पूरा अंग्रेज़ों पे ये लोग निर्भर हो गए थे, और इन लोगों पे पूरा कमांड, पूरा आदेश और अधिकार अंग्रेज़ों का चलता था, ठीक है। ये लोग राजा नाम मात्र के रह गए थे वहाँ के शासक, ये लोग बस नाम मात्र के रह गए थे। पूरा हथकंडा जो था अंग्रेज़ों के हाथ में था, ठीक है। तो ये लाइन का यही मतलब हुआ। ये पूरा जो यहाँ पे समझाया गया है आपको, बक्सर के युद्ध 1764 से लेकर के यहाँ आपके राज्य का, डाकुओं का राज्य, किस राज्य को कहा गया है कि डाकुओं का राज्य बना था, तो बंगाल को किसके द्वारा बनाया गया था, अंग्रेज जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। तो उस बारे में यहाँ चीज़ें पूरा परिचय आपको दिया गया है चीज़ों को। मैं हट जा रही, एक बार आप लोग देख लीजिए, अगर हो सके तो हाथों को थोड़ा तकलीफ देके नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी गई हैं, बड़ा मेहनत से लिखी गई हैं। अपना खुद का एक लाइन बना के लिखना, 5-6 किताबों से पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे सेट हुआ है, विगत वर्षों में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं आयोग के द्वारा, अदर एग्ज़ाम्स के द्वारा, तो ये सब चीज़ें करने के बाद सबका हम लोग एक कह लीजिए कि निचोड़ यहाँ पे कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको प्रोवाइड की गई है। तो मेरे हिसाब से अगर मानिए तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एग्ज़ाम टाइम में कैप्सूल का काम करेगा ये चीज़ें, सही है। और इसको आप लोग सरसरी नज़र से रिवीजन भी कर सकते हैं कम टाइम में। रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा है कि आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए। अभी 4 महीने मान के चलिए कि दिसंबर में आपका यूपीपीसीएस है, तब तक आप लोग ये देखिए। एक बात और कहूँगी कि ये जो यहाँ पे पढ़ाया गया है वो एग्ज़ाम को एकदम टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। आपको पूरा परिभाषा नहीं बताया गया है, पूरा किताब का पोथा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें वही चीज़ पढ़नी चाहिए एज ए कैप्सूल देखा जाए तो। यहाँ पे जो चीज़ें ऑथेंटिक है, ये टू द पॉइंट एग्जाम से उठे हुए चीज़ें लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो इस खासियत को, इस खूबी को आप लोग समझिए, एनालिसिस करिए कि यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, एमी नहीं दी गई है, बड़ा एफर्ट लगा है, उसका आपको हेल्पफुल जो होगा चीज़ें, आपको उसका बेनिफिट जो मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद वापस आइएगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें वेस्ट है या बेस्ट है, ठीक है। दोनों आप कमेंट करिएगा। और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। टॉपिक नहीं, अब हमारा अगला सेशन होगा प्रैक्टिस, जो कि धमाकेदार होता है एकदम। उसमें आपका PYQ रहता है, और इसी टॉपिक से संबंधित जो भी चीज़ें, क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं है। उस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर सेट किए जाते हैं, जो कि प्रीवियस से पेपर भी होते हैं, प्लस उसमें गेस किया हुआ क्वेश्चन पेपर हम लोग खुद से अपना बनाते हैं, ताकि संभावना व्यक्त करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ रखते हैं कि एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सब तजुर्बा की बात है। कई किताबों को खंगालने के बाद, अपना ऑप्शनल का नोट्स पूरा पढ़ने के बाद, 0 से हाई लेवल तक का चीज़ों को ऑब्जर्व किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तब जाके यहाँ आपको कम से कम शब्दों में, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग आलसी हैं, बहुत ज़्यादा पोथा नहीं पढ़ेंगे, आप बोर हो जाते हैं। कम चीज़ें आपको यहाँ मक्खन की तरह, क्रीम की तरह दिया गया है, ग्रहण करिए आप लोग, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इस चीज़ को लेके आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे आप समझिए कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी मिलते हैं कंप्लीट हम लोग पूरे क्लास के साथ सेशन में, जो प्रैक्टिस सेशन होगा। धन्यवाद।